हाय फ्रेंड, मैं सजाब सर वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज हो जाए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा ये बात। ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको क्या जानना है, तो ये ध्यान दीजिए, ऑप्टिक्स की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे बेसिक टर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबसे शुरुआत से बताऊंगा, जिससे कि आपको ऑप्टिक्स के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बात समझिएगा, ऑप्टिक्स के अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा। देखिए, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि मैं इस टॉपिक में आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से क्लियर करूंगा। देखिए, एक बात और, आप लोग ऑप्टिक्स के नाम पर बस आपको इमेज दिखता है कि इमेज बनाना है, तो एक बात याद रखिएगा कि आपको इमेज बना के हम पूरा, बस एक जगह मैं इमेज बना के दिखाऊंगा, उसके बाद पूरे ऑप्टिक ख़त्म हो जाएंगे। ऑप्टिक्स में कभी आपको इमेज बनाना नहीं होगा, और आप देखना कि अपने आप बता लोगे कि कहाँ पे इमेज कैसा बनता है, और इमेज का साइज क्या होता है, इमेज का शेप कैसा होता है, ये सब क्लियर हो जाएगा केवल एक ट्रिक से। तो ध्यान रखिएगा, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब आपको ट्रिक बताएंगे। लेकिन याद रखिए, एक बार मैं सिर्फ आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में क्लियर करूँगा। देखिए, बेसिक बातें हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स की बेसिक बात से शुरुआत करते हैं। मैं ऑप्टिक्स की शुरुआत करता हूं। ऑप्टिक्स, सबसे पहले एक बात समझो, ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स जो होता है वो साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। कि किसके बारे में? स्टडी अबाउट लाइट। द ब्रांच ऑफ साइंस एट विच स्टडी अबाउट लाइट। लिख दिया मैंने, द ब्रांच ऑफ साइंस, याद रखिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस एट विच स्टडी अबाउट लाइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो साइंस का ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं वो कहलाता है ऑप्टिक्स। अब ये लाइट होता क्या है? लाइट क्या होता है? देखो, इसमें एक टर्म आया है लाइट का, यहाँ एक टर्म आ गया लाइट का। अब लाइट होता क्या है, तो सबसे पहले आपको लाइट के बारे में जानना होगा। ध्यान से देखो, मैं एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट किया हूँ, जैसे कि आपको आसानी से क्लियर हो। लाइट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, मैं एक एक टर्म को क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको लाइट के बारे में बताता हूँ। देखो, अगर मैंने शुरुआत किया है तो एक बात समझिएगा कि इस शुरुआत से ही आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा और आपको ट्रिक मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं फिजिक्स में आपको मैक्सिमम ट्रिक बताऊँगा, याद रखिएगा। जैसे ये लाइट है, लाइट में लाइट क्या होता है, तो याद रखिएगा, मैं लाइट के बारे में लिख देता हूँ। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख देता हूँ मैं, लाइट इज एन विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान दीजिएगा, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। अब यहाँ बात आ गई, एक और टर्म की बात आ गई यहाँ पर कि विजिबल पार्ट। यहाँ देखो, आप साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है विजिबल पार्ट।
ध्यान दीजिए, मैं जो जो पार्ट का अंडरलाइन कर रहा हूँ उसके बारे में आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लिखा लाइट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ध्यान रखिएगा कि कुछ टर्म इसमें है विजिबल पार्ट के बारे में। विजिबल पार्ट होता क्या है इसका क्लियर यहाँ इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। विजिबल पार्ट, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो ध्यान दीजिए अपने पास कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, तो यहाँ लिख दिया मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताते हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसका क्लियर कर लेता हूँ। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हकीकत में ये एक टाइप का नॉन मैकेनिकल वेव है। ध्यान से देखो, मैं इसके बारे में जब आपको वेव पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो ज़रूरत है वो चीज़ समझ लो, नॉन मैकेनिकल वेव होता है। ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसके परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, और आगे की ओर ऐसे चलता है। ध्यान रखिएगा कैसे, जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान से देखिए इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है। देखो मैंने आपको आसानी से समझा दिया, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये जानें कि ये एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है, और नॉन मैकेनिकल वेव में, और याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और मैं उसका ऑर्डर लिख देता हूँ। और याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। किसी न किसी सेट में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका वेवलेंथ ज़्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो ध्यान दीजिए, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले सबसे कम वाला, उससे ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा वाला, इस तरीके से इसी ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मतलब लेम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और उसका ट्रिक क्या है मैं लिख देता हूँ, कल्लू गुप्ता ने, ध्यान रखिएगा, कल्लू गुप्ता ने एक्सरे उठाया भी और इसे मारा भी। ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ये ट्रिक से हम निकालते हैं। अब इस ट्रिक से कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, के फॉर कॉस्मिक लिख देता हूँ मैं, जी फॉर गामा लिख देता हूँ मैं, एक्स फॉर एक्सरे, और यू फॉर अल्ट्रावायलेट, V for visible, I for infrared, M for micro और R for रेडियो। ध्यान दीजिए, इसी ऑर्डर में, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, कोई भी 4 दे देगा और आपसे पूछेगा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो याद रखो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, और जो बाद में आएगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मतलब इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, और एनर्जी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें से आपको एनर्जी पे भी क्वेश्चन देता है, आपको वेवलेंथ पे भी देता है, और फ्रीक्वेंसी पर भी देता है। मैं आज एक क्वेश्चन लेके इस पर बता दूंगा। अभी आपको समझना है कि कौन सा पार्ट इसमें लाइट होता है। तो याद रखिए, ये जो विजिबल पार्ट आपको दिख रहा है, ये विजिबल पार्ट वो क्या है, आपका लाइट है। लाइट है विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही मैं आपको यहाँ पर बताया कि लाइट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बारे में आपको क्लियर कर दिया।
अब ध्यान से देखो, विजिबल पार्ट की खोज किसने की थी? अब देखो सबकी खोज किसी ने की थी। अब देखो गामा की खोज बेकुरल ने, एक्सरे की खोज रॉन्जन ने, अल्ट्रावायलेट की खोज इसी तरीके से रिटर ने, इंफ्रारेड की खोज हर्सेल ने, माइक्रो की खोज हर्ट्ज ने, रेडियो की खोज मार्कोनी ने। इस तरीके से सबकी खोज किसी न की थी। तो अब यहाँ पर मैं आपको विजिबल की बात कर रहा हूँ, तो इसकी खोज न्यूटन ने की थी। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन ने की थी इसकी खोज। अब आप कहोगे सर न्यूटन ने क्या बताया था इसके बारे में? तो ये तो अभी मैं डिस्कस करूँगा, ध्यान रखिएगा ये बात। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि लाइट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट, याद रखिएगा 1/√μ0 होती है, और यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आपसे कई बार पूछता है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखो यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको दिख गए। अब आप कहोगे सर यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? तो सबसे पहला क्वेश्चन की ऑप्टिक्स क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा विजिबल पार्ट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिए ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपको इसकी साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है कि किसकी खोज किसने की थी। मैंने आपको बताया इसकी खोज बेकुरल ने की थी, इसकी खोज एक्सरे की खोज रॉन्जन ने की थी, अल्ट्रावायलेट की खोज रिटर ने की थी, इसका तो न्यूटन लिखा ही हूँ मैं। इंफ्रारेड की खोज हर्सेल ने की थी, माइक्रोवेव की खोज आपका हर्ट्ज ने की थी, रेडियो वेव की खोज मार्कोनी ने की थी। देखो आप लोग धीरे धीरे इसे समझ लीजिएगा कि किसकी खोज किसने की थी, ये बात मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको मैंने बताया। अब मैं आपको अगली स्लाइड में क्लियर करता हूँ कि लाइट के विजिबल नेचर के बारे में, विजिबल ऑफ लाइट क्या होता है, उसको विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इसकी खोज न्यूटन ने की थी, और न्यूटन ने क्या बताया था और सब साइंटिस्ट ने क्या बताया था, इसके बारे में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। याद रखिएगा कि न्यूटन ने जो बताया था, मैंने आपको बताया कि विजिबल पार्ट की खोज न्यूटन ने की थी, और याद रखिए विजिबल पार्ट वो पार्ट होता है जो दिखता है, उसकी खोज न्यूटन ने की थी। और न्यूटन ने क्या बताया था, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ध्यान रखिएगा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। उन्होंने क्या बताया, ये बात आपको समझना जरूरी है। तो याद रखिएगा न्यूटन ने जो बताया था, न्यूटन ने कहा कि जो लाइट के पार्टिकल होते हैं उनको कॉर्पस्क्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्पस्क्यूल। याद रखिएगा ये न्यूटन ने बताया था कि लाइट पार्टिकल जो होते हैं वो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉर्पस्क्यूल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइट के पार्टिकल जो होते हैं वो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं। ये न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल को कहा कि वो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं, और इसमें कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है। लाइट के पास कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है। ये किसने बताया? याद रखिएगा ये न्यूटन ने बताया था, और उनकी सपोर्ट में भी कई साइंटिस्ट आ गए। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको लिख देता हूँ, इनके सपोर्ट में प्लांक साहब आ गए। याद रखिएगा प्लांक साहब भी इनके सपोर्ट में आ गए, और उन्होंने भी अपना प्लांक क्वांटम थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि लाइट क्वांटम के रूप में आता है, क्वांटा के रूप में आता है, जिसे उन्होंने नाम दिया फोटॉन। अलग अलग नाम से लोगों ने लाइट को पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया, और उन्होंने फोटॉन के बारे में बताया। किसने? प्लांक साहब ने। अब देखो एक साइंटिस्ट, इतने बड़े साइंटिस्ट न्यूटन और प्लांक, दोनों लोगों ने क्या किया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, तो लोगों ने मान लिया।
लोगों ने मान लिया कि लाइट में क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम हाइगेंस है, याद रखिएगा। एक साइंटिस्ट आया क्रिश्चियन हाइगेंस, ध्यान रखिएगा। क्रिश्चियन हाइगेंस ने लाइट में वेव नेचर के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। लाइट में उन्होंने बताया वेव नेचर, याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि वेव नेचर के बारे में किसने बताया, तो याद रखिएगा हाइगेंस। और इनके सपोर्ट में जो आए, इनके सपोर्ट में मैक्सवेल साहब आए, याद रखिएगा मैक्सवेल आए। और उन्होंने क्या किया, इन दोनों लोगों ने वेव नेचर के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। देखो अभी तो मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, इन सब का अलग चैप्टर है, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कि लाइट के बारे में कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ था। तो मैं आपको बताया कि लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया और उनके सपोर्ट में प्लांक साहब आ गए और भी साइंटिस्ट आए। और सोचो कि दो बड़े साइंटिस्ट, एक न्यूटन और दूसरा प्लांक, ये दो बड़े साइंटिस्ट किसके बारे में बताया, ये लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। तो लोगों ने मान लिया, लोग उनका सपोर्ट करने लगे। लेकिन जब हाइगेंस साहब ने वेव नेचर के बारे में बताया तो लोगों ने बहुत कम माना था। लेकिन जैसे ही मैक्सवेल ने बताया तो उन लोगों ने भी सोचा कि जाहिर सी बात है, दो साइंटिस्ट मिलकर एक साथ इस बात को डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर कोई ना कोई सच्चाई तो होगा। कई लोग उनको मानने वाले आ गए। फिर क्या हुआ कि इधर से हाइगेंस की गुट बन गए और इधर से न्यूटन साहब के गुट बन गए और दोनों में इस बात को लेके एक कोल्ड वार शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा, कोल्ड वार। अब जब अलग एक बैठा साइंटिस्ट ये देख रहा था कि इन दोनों में लड़ाई हो रहा है, देखो हकीकत में लड़ाई तो नहीं हुआ था, हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, देखो ध्यान से, आपको कितने साइंटिस्ट के नाम याद हो गए इसी कहानी के तौर याद करवाने के लिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो याद रखिए, जब एक बाहर से बैठा हुआ साइंटिस्ट जिनका नाम डी ब्रॉगली है, याद रखिएगा, डी ब्रॉगली जब देखे कि ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है तो डी ब्रॉगली साहब आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग शांत हो जाओ। इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया है और इन लोगों ने वेव नेचर के बारे में बताया है। तो जाहिर सी बात है दोनों ने कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि डुअल नेचर होता है। एक बात याद रखो, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ध्यान से देखो, मैंने भले ही कहानियों के तौर पे समझाया हो, लेकिन कई साइंटिस्ट के बारे में आपको बता दिया। पहला न्यूटन, दूसरा प्लांक, तीसरा हाइगेंस, चौथा मैक्सवेल और पांचवा डी ब्रॉगली। ध्यान रखिएगा, इस कहानी के तौर पर आपको अब कोई भी पूछता है कि बताओ इसके बारे में कौन सबसे पहले बताया, इन्होंने क्या बताया, तो ये सब आप क्लियर कर सकते हो। जैसे अब मैं पूछूं कि पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा न्यूटन ने। अब मैं पूछूं कि बताओ न्यूटन का सपोर्ट किसने किया, तो तुरंत आएगा प्लांक ने। न्यूटन ने पार्टिकल का नाम क्या दिया, तो कॉर्पस्क्यूल्स। प्लांक ने पार्टिकल का नाम क्या दिया, फोटोन। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है और ये आप बता सकते हो इन दोनों ने मिलकर कौन सा नेचर बताया, तो पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखिए हाइगेंस ने। उनके सपोर्ट में कौन आए, तो मैक्सवेल। बताओ इन दोनों के डुअल नेचर के बारे में किसने बताया, तो डुअल नेचर के बारे में अब आपको याद हो गया, डी ब्रॉगली। देखो कितना आसानी से आपको क्लियर हो गया ये सब बातें। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताओ पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए कौन से कंसेप्ट हैं और वेव नेचर को प्रूव करने के लिए कौन से कंसेप्ट हैं, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। द कंसेप्ट विच एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा कौन कौन से कंसेप्ट पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
आपका तीसरा कंसेप्ट जो है, जो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है, कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने डिस्क्राइब किया कि आपको क्लियर हो जाए। तो याद रखिए वो कंसेप्ट जो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है, तो पहला है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि बताओ ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है। तो ये तो इसका तो आप चैप्टर पढ़ते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में सिर्फ नाम याद रखो, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो अभी शुरुआत करेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है। अब आपके दिमाग में आएगा वो कौन से कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट विच एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट। याद रखिएगा वो कंसेप्ट जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट है उसमें याद रखिएगा इंटरफेरेंस। सबसे पहला इंटरफेरेंस है जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। दूसरा डिफ्रैक्शन जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, और तीसरा पोलराइजेशन। अब देखो ये सब आपके टॉपिक में आएगा, इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी, इसका अलग अलग टॉपिक आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो याद रखिए आपको अभी तो याद रखना है इतने टॉपिक जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को एक्सप्लेन करता हुआ आपने देखा कि कौन कौन से कंसेप्ट पार्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं, कौन से कंसेप्ट वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं जो बेसिक हर बुक में हर जगह आपको यहीं से शुरुआत मिलता है लाइट के बारे में, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से शुरुआत किया, आपको वहाँ से बताया कि लाइट होता क्या है, एक्चुअली ऑप्टिक्स होता क्या है, और उसके बाद से लाइट के बारे में बताया। उसके बाद लाइट के बारे में बताया, लाइट के बारे में लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में बताया, लाइट के डुअल नेचर के बारे में बताया, फिर दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट है उसका डिस्कशन किया, और आपने देखा हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए मैंने हर टॉपिक से हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर देखो आपको अब मैं शुरुआत करता हूँ जहाँ से हर बुक में स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वाला टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरा शुरुआत होगा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। जब लाइट किसी बाउंड्री पर स्ट्राइक करता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, याद रखिए जब लाइट किसी बाउंड्री पर स्ट्राइक करता है, मान लो यहाँ पर स्ट्राइक किया और जो कि दो मीडियम को अलग कर रहा है, और वहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद जैसे लाइट आया था उसी मीडियम में वापस चला जाता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, याद रखिए इफ़ लाइट रे incident on a boundary separating two media come back into same medium the phenomena is said to be रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा ये डिफिनीशन आपको समझना होगा जो कि मैंने आपको क्लियर किया। आपने देखा कि एक बाउंड्री पर जब लाइट रे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चला जाता है, ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो चाहे वो रिफ्लेक्शन हो रहा हो
या रिफ्लेक्शन हो रहा हो, दोनों केस में हमें इमेज बना के देखना होता है, इमेज क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले मैं इमेज के बारे में डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि कहीं पे भी आपको इमेज के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि अगर इमेज आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद से आपको टॉपिक आसान हो जाएगा। और याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब मैं इमेज आपको बना के दिखाऊंगा तो वो पहला और आखिरी बार होगा जब मैं आपको इमेज बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर से मैं कभी डायग्राम बना के आपको इमेज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि तब तो आपको ट्रिक तब तक पता चल जाएगा, जब आप अगली क्लास में देखोगे तो आपको ट्रिक इसका क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऑप्टिक्स की। तो क्या है, तो याद रखिए, रियल एंड वर्चुअल इमेज। इमेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, रियल एंड वर्चुअल इमेज। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रियल इमेज की बात करता हूँ। याद रखिएगा, रियल इमेज नाम से भी पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है, रियल इंटरसेक्शन ऑफ, देखो इमेज बनता कैसे, लाइट रे के इंटरसेक्शन से। और कितने लाइट रे होते हैं, कितने, कोई भी सोर्स से कितने लाइट रे निकलते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रे निकलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इसमें से कोई भी 2 लाइट रे एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। याद रखिए, कोई 2 ही लेते हैं, तो रियली इंटरसेक्ट करे, मतलब रियल इमेज कैसे बनेगा, रियली इंटरसेक्ट करके। और वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इंटरसेक्शन से, किससे, वर्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर डिफिनीशन शॉर्टकट में लिख देता हूँ। रियल इमेज कैसे बनता है, रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से। कैसे, रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। अब कैसे रियल इंटरसेक्शन होता है, तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपको एक कनकेव मिरर बना के दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कनकेव मिरर बना के दिखा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर कनकेव मिरर क्यों, कन्वेक्स भी बना सकते थे, और ये कैसे हम डिसाइड करें कनकेव मिरर है। तो जब मैं आगे बताऊँगा तो आपको ये तो अपने आप याद हो जाएगा, इसको याद करने का ट्रिक बता दूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ बना रहा हूँ, ये कनकेव मिरर है। ध्यान से देखिए, मान लो ये कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सब क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको इमेज बना के दिखाना चाहता हूँ। तो याद रखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सेंटर है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ऑब्जेक्ट है ओ डैश। अब ये लाइट रे जो आ रही है, तो याद रखिए लाइट रे ऐसे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ऐसे पैरेलल आ रही थी, आ रही है। और आने के बाद जब पैरेलल लाइट रे आती है तो इस पर इंटरसेक्ट होने के बाद ये उस फोकस से पास होता हुआ जाता है। याद रखिए, ऐसे फोकस से पास होता हुआ जाता है। अगर कोई लाइट रे सेंटर से पास होता हुआ जाता है, ऐसे लाइट रे सेंटर से पास होता हुआ जाता है, याद रखिएगा ऐसे, तो जैसे आया था, मान लो ऐसे आया था, जैसे आया था वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब है कि यहाँ पैरेलल जा रहा है तो फोकस से पास होता हुआ जा रहा है, और सेंटर से आ रहा है तो जैसे आया वैसे ही वापस चला गया। हाँ, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान दो, मैं आपको रियल इमेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए ये समझ लो, नहीं तो आगे मैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं रूल्स ज़रूर बताऊंगा, भले ही इमेज बना के ना दिखाऊं, क्योंकि आपको तब ट्रिक आ जाएगा, अपने आप ट्रिक से बताने लगोगी कि कौन सा रियल इमेज है, कौन वर्चुअल इमेज है, और कहाँ रखेंगे तो रियल बनेगा, कहाँ रखेंगे तो वर्चुअल बनेगा, और कहाँ रखेंगे तो साइज़ बड़ा होगा, कहाँ रखेंगे तो साइज़ छोटा होगा। ये सब अपने आप ट्रिक से आ जाएगा, बशर्ते कि आप अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलें, तो अपने आप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप समझो कि ऐसे लाइट रे पैरेलल आया था तो फोकस से पास होता हुआ जा रहा था, और जब सेंटर से पास होता हुआ जा रहा था तो जैसे आया वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर रियली इंटरसेक्शन हुआ, कैसे हुआ, रियल इंटरसेक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ रियल इंटरसेक्शन हुआ। अब जहाँ रियल इंटरसेक्शन होता है वहीं पर इमेज बनता है, और ये आई डैश इमेज बन गया, और ये आई डैश जो इमेज है वही इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ये है इमेज।
यही आपका इमेज फॉर्मेशन है। ध्यान से देखो कैसा इमेज बना, रियल इंटरसेक्शन से बना, इसलिए रियल इमेज। देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लियर करवाया है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा ये रियल इमेज बना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कैसा इमेज है, रियल इमेज। तो याद रखो इन्वर्टेड है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है रियल इमेज का, तो पहली प्रॉपर्टी है कि इन्वर्टेड, सबसे पहले इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो याद रखिए कभी भी रियल इमेज की बात करेगा तो वो इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। याद रखिए इन्वर्टेड मतलब उल्टा, याद रखिएगा उल्टा होगा। और दूसरा, पहला तो इन्वर्टेड है, और दूसरा इसमें जो इमेज होता है वो हमेशा स्क्रीन पर जो भी इमेज दिखता है, याद रखिए कई बार क्वेश्चन में स्क्रीन का नाम दे देता है, तो समझ लीजिएगा आप ऑटोमेटिकली कि वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज। और याद रखिएगा कि रियल इमेज जो मिरर में रियल इमेज ऑब्जेक्ट की ओर बनता है, और लेंस में रियल इमेज ऑब्जेक्ट से दूर बनता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मिरर में रियल इमेज ऑब्जेक्ट की ओर बनता है, और लेंस में रियल इमेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट बनता है। ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि आपको आगे काम देगा, आगे बहुत काम देने वाला है। ये सब प्रॉपर्टी आपको आगे बहुत काम देने वाला है, इसलिए मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। याद रखो ये पहली बार है, पहला और आखिरी बार है जब मैं आपको इमेज बनाकर दिखा रहा हूँ, नहीं तो आगे जो भी आएगा उससे इमेज आपको इस तरीके से बना के नहीं दिखाऊंगा, आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा इमेज है वर्चुअल इमेज। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो याद रखिए मैंने आपसे कहा था रियल इमेज का मतलब रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, और वर्चुअल इमेज का मतलब वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। लिख दिया मैंने, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। याद रखिएगा वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। अब आप कहोगे सर वर्चुअल इंटरसेक्शन कैसे होगा? तो याद रखिए वर्चुअल इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। तो याद रखो मैं आपको बताया कि कनकेव मिरर मैंने लिया, ये कौन सा मिरर था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कनकेव मिरर। अब मैं यहाँ पर कन्वेक्स मिरर लेके बनाता, कनकेव मिरर। यहाँ आप कहोगे सर रियल इमेज कनकेव मिरर से बना, तो वर्चुअल इमेज किससे बनेगा? याद रखो रियल इमेज केवल कनकेव मिरर से बनता है, बट कन्वेक्स वर्चुअल इमेज जो है वो दोनों मिरर से बन सकता है। याद रखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्चुअल इमेज दोनों मिरर से बन सकता है। अब आप कहोगे सर लेंस का क्या कंसेप्ट है? वो तो जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। अभी तो आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे तो सबके लिए एक ही कंसेप्ट लगाता हूँ मैं, लेकिन आगे मैं बताऊँगा कैसे सबके लिए एक ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अभी समझो वर्चुअल इमेज दोनों मिरर से बनता है, और ये रियल इमेज केवल और केवल कनकेव मिरर से बनता है। किससे? कनकेव मिरर से। मैं यहाँ लिख दिया, आपको इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर होता हुआ चले, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट न हो। तो ये मैंने आपको बताया कि वर्चुअल इमेज किससे बनता है? दोनों मिरर से बनता है। लेकिन अब आप कहोगे सर अगर यहाँ आपने कनकेव लिया है तो फिर कनकेव से ही बना के दिखाओ, क्योंकि कन्वेक्स से तो बन ही सकता है। क्यों कन्वेक्स से तो बन ही जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स से एक ही इमेज बनता है, वो होता है वर्चुअल कन्वेक्स मिरर से। लेकिन मैं कनकेव से बना के ही दिखाऊंगा, तो ध्यान रखो ये है हमारा कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर। ध्यान दीजिए ये है कनकेव मिरर।
देखो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी के लिए आपको सिर्फ मिरर बना के दिखा रहा हूँ कि आप समझ लो। अब देखो ये है मेरा कनकेव मिरर और यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर उसका सेंटर है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों रख रहे हैं आप, तो जब हमें वर्चुअल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को यहीं रखना होगा। अब देखो लाइट रे जो है वो अगर पैरेलल आती है, देखो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे, फोकस और पोल के बीच में, तभी वर्चुअल बनेगा। तो वो ये सब तो याद हो जाएगा। मैंने कहा ना कि अभी कन्फ्यूजन नहीं लेना आपको, अभी तो सिर्फ देख लो इमेज बन कैसे रहा, अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वर्चुअल और रियल कैसे बनता है। तो याद रखो, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो आपको पता है कि लाइट जो भी पैरेलल आती है वो फोकस से पास होता हुआ जाता है, तो यहाँ से फोकस से पास होता हुआ जाएगा। ये मान लो यहाँ फोकस है, फोकस से पास होता हुआ जा रहा है, तो ऐसे आया और ऐसे फोकस से पास होता हुआ जा रहा है। अब आप कहोगे सर सेंटर से कैसे जाएगी, तो हमने इसे पहले यहाँ से एक लाइन बना दिया, एक डॉटेड लाइन, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी कैसे जा रहा है। मान लो ये सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, सेंटर से। अब क्या ये दोनों लाइन क्या इधर रियल में कभी मिल सकते हैं क्या? अब आपको पता है जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा। क्या ये वापस आएगा तो ऐसे जाएगा। अब सॉरी ऐसे गया, और अगर ऐसे जाएगा तो जैसे आया था वैसे ही वापस आएगा। जब वापस आएगा तो क्या ये दोनों लाइन कभी इधर मिल सकते हैं क्या? एक बात समझो, ये तो ऐसे जा रहा है, ये तो ऐसे जा रहा है, ये तो दूर होते जा रहा है, यहाँ ध्यान से देखो। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे वर्चुअली आगे बढ़ा के, यहाँ पर जो इमेज बनेगा ये आई डैश, यही इमेज हमारा वर्चुअल इमेज है, यही वर्चुअल इमेज है। मैंने आपको बता दिया है कि रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड बनता है, बट वर्चुअल इमेज ध्यान से देखो कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्टेड बनता है। कैसा बनता है? इरेक्टेड, मतलब सीधा। अब समझो इरेक्टेड बनता है। दूसरा, वर्चुअल इमेज जो है वो आप लोग बताओ कहाँ देखते हो, आपको कोई एग्जाम्पल बताना है कहाँ देखते हो, तो वर्चुअल इमेज आपके घरों में जो आपका मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, उसमें वर्चुअल इमेज दिखता है। घरों में मिरर में वर्चुअल इमेज दिखता है, वर्चुअल इमेज दिखता है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मैंने बताया था मिरर में रियल इमेज ऑब्जेक्ट की ओर बनता है और लेंस में रियल इमेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट बनता है। इसी का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा तीसरी प्रॉपर्टी कि मिरर में वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट बनेगा। ध्यान से देखो, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, जबकि लेंस में टुवर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा। यही चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, इसका वाइस वर्सा करके। तो आपने देखा कि यहाँ रियल और वर्चुअल इमेज हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे रियल और वर्चुअल इमेज बनता है, ये चीज़ आपने क्लियर कर लिया। यहाँ पर आपको यहाँ एक बात समझ लो कि ये जो इमेज मैंने बना के दिखाए हैं, तो ये याद रखना, ये पहला और आखिरी बार है जब मैं आपको इमेज बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद से तो इमेज आपको ट्रिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा और किस साइज का इमेज बनेगा, ये सब ट्रिक से आपको पता चलेगा। तो अभी तो आपको रियल और वर्चुअल के बारे में क्लियर किया कि कैसे रियल और वर्चुअल बनता है। याद रखो, रियल इमेज रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से और वर्चुअल इमेज वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से बनता है। अब देखो, मैंने आपको रियल और वर्चुअल के बारे में बता दिया। अब मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की शुरुआत करूँगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की शुरुआत अगली क्लास में आपको अच्छे से करूँगा। तो एक बात समझ लो, आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा। आपने बहुत से
इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़े। सबसे पहले आपने ऑप्टिक्स के बारे में जाना, ऑप्टिक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद आपने क्या देखा कि ऑप्टिक्स में विजिबल, आपको मैंने बताया कि जिसमें लाइट के बारे में बताते हैं वो ऑप्टिक्स है। और उसके बाद से लाइट के बारे में बताने के बाद मैंने आपको बताया कि ये विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। उसके बाद मैंने विजिबल के बारे में बताया, आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर पार्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिया। आपको एक ट्रिक बताया, कल्लू गुप्ता ने एक्सरे उठाया भी और इसे मारा भी। उसके बाद आपने देखा कि विजिबल के बारे में हमने आपको कुछ और बातें बताई कि विजिबल लाइट की खोज न्यूटन ने की थी, और न्यूटन ने उस लाइट के बारे में क्या बताया कि जो लाइट आता है वो एक कॉर्पस्क्यूल्स होता है और उन्हीं के सपोर्ट में प्लांक आए। इस तरीके से पूरी कहानी मैंने आपको बताया। उसके बाद से डुअल नेचर के बारे में बताया, आपको बताया पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से कंसेप्ट होते हैं और वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से कंसेप्ट होते हैं। तो हमने पहले शुरुआत की पार्टिकल नेचर, जिसमें लिखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, तभी हमें समझ आया कि आपको ये बात क्लियर कर देना चाहिए कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, क्योंकि आगे बार बार आने वाला है। तो रियल और वर्चुअल के बारे में आपने यहाँ देखा। इस तरीके से आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही शुरुआत करेंगे और आपको मैं वही बताऊंगा कि कैसे मैं जो आज आपको वादा किया हूं कि ट्रिक से आपको क्लियर करवाऊंगा, तो अगली क्लास में मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।